बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। गद्दारी या फिर एक आज़ादी की जंग। अंग्रेज़ों की तरफ से इसे गद्दारी या म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है और मुसलमानों और हिंदुओं की तरफ से इसे आज़ादी की जंग के नाम से जाना जाता है। ये वो जंग है जो कि मुसलमानों और हिंदुओं ने 1857 में अपनी पूरी कोशिश की कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल फेंकें। लेकिन क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर मुसलमान और हिंदू अपने इस मिशन में कामयाब ना हो सके। हम इस वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बेसिकली मुसलमानों ने तकरीबन 8 दिहाइयों तक बर्रे सगीर पर हुकूमत की, लेकिन 17वीं सदी के शुरुआत में ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, पुर्तगीज एंड डच आपस में इंडल्ज थे कि हम अपनी हेजीमोनी क्रिएट कर सकें सब कॉन्टिनेंट में फॉर द सेक ऑफ पर्पस। आखिरकार ब्रिटिशर्स को मौका मिल ही गया अपनी हेजीमोनी क्रिएट करने का, तमाम दूसरे कॉलोनिस्ट को साइड करके। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ I ने चार्टर पास किया कि सब कॉन्टिनेंट में कंपनी क्रिएट की जाए फॉर द सेक ऑफ ट्रेड। इस चार्टर के मुताबिक सब कॉन्टिनेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म कर दी गई। अब अगर हम बात करें ब्रिटिश इंटरफेरेंस इनटू पॉलिटिक्स, तो बेसिकली बिगनिंग में ब्रिटिशर्स ने लोकल पॉलिटिक्स में कोई खुशनुदी जाहिर नहीं की, लेकिन 17वीं सदी में इन्होंने लोकल पॉलिटिक्स में अमल दखल शुरू कर दिया और इन्होंने जहां पर भी कमज़ोर रियासतें देखी उनके ऊपर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और जो मजबूत एम्पायर्स थी या मजबूत स्टेट्स थी उनको ख़रीदना शुरू कर दिया, क्योंकि दौलत की कमी ना थी। अब अगर हम लाइन वाइज फॉल ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं कि कैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रिटिशर्स कंकर्ड ऑल स्टेट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो हमें देखने को मिलता है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और बंगाल हाथ से चला गया। ये शिकस्त देने वाले लॉर्ड क्लाइव थे। फिर अगर हम बात करें इन 1764 बैटल ऑफ बक्सर में नवाब ऑफ औध शुजाउद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम एंड मुगल एम्परर शाह आलम II को शिकस्त हुई। और उसके बाद सबसे बड़ी रुकावट नवाब ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान 1799 में उनको भी शिकस्त हो गई। इनके दरमियान 4 वार्स हुई थी जो कि 1799 में फाइनली टीपू सुल्तान को शिकस्त हो गई थी। और ये जो शिकस्त थी ये गद्दारी की वजह से हुई थी और गद्दार थे मीर सादिक। अगर हम बात करें फिर 1843 में सिंध भी हाथ से चला गया। बेसिकली कराची पर कब्जा 1839 में हो गया था और सिंध फाइनली 1843 में हाथ से चला गया था। इन 1849 पंजाब वॉज कनकस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ राजा रंजीत सिंह इन 1839। बेसिकली पंजाब को कब से कोशिशें की जा रही थी कंटेस्ट करने की, लेकिन राजा रंजीत सिंह जब तक जिंदा थे उनकी मौजूदगी में उसे कंकेस्ट नहीं किया जा सका। 1839 में जब उनकी डेथ हुई उसके 10 साल बाद पंजाब भी एनेक्स हो गया। एंड देन इन 1852 डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस करवाई लॉर्ड डलहौसी ने, जिसका ये कहना था कि उन स्टेट्स पर जिधर डायरेक्ट मेल लीगल हायर मौजूद नहीं है उन पर डायरेक्ट कंट्रोल मिल जाएगा ब्रिटिशर्स को। तो इन्होंने तमाम छोटी बड़ी स्टेट्स जिधर डायरेक्ट लीगल हायर मौजूद नहीं थे उनका भी कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। एंड इन 1856 अवध भी हाथ से चला गया और फाइनली 1857 में जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो पूरा बर्रे सगीर हाथ से चला गया और ब्रिटिश यहाँ पर सुप्रीम। अगर हम बात करें कॉजेज़ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से इस जंग का होना नागुज़ीर हो गया था। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों की जितनी भी फतूहात थी उन सब के पीछे वजह थी कि वो माली यहाँ से बेनिफिट हासिल कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया 1750 में
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था ब्रिटिशर्स में, तो उन्हें रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और हिंदुस्तान में रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा मौजूद था, तो वो यहाँ से सारा वहाँ पर शिफ्ट करना चाहते थे। और जब कुछ वो बनाएंगे तो मास क्रिएट करेंगे कुछ भी, तो उसको सेल करने के लिए मार्केट की भी ज़रूरत थी उन्हें। तो इंडिया उस टाइम की सबसे बड़ी मार्केट थी, इंटरनेशनल मार्केट। और प्रेशराइज करना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने लोकल रूलर्स को टू एग्जाम टैक्स। वो अपनी जो भी चीज़ें यहाँ पर लाकर बेचते थे, खरीदते थे, तो ना वो टैक्स देते थे और लेने का सिर्फ रवैया उन्होंने इख्तियार किया। जहाँ पर भी उनकी प्रेसिडेंसी कायम होती, जहाँ पर वो कंट्रोल टुक ओवर करते, वहाँ से वो टैक्स लेते, लेकिन देने का कोई रिवाज नहीं था। तो इसकी वजह से, इस डिस्पैरिटी की वजह से लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए और उनके दिलों में अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत पैदा होना शुरू हो गई। अब दूसरा रीज़न अगर हम डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल कॉज। बेसिकली जितनी भी इनकी एक्सपीडिशंस थी, कंकर्स थी, जैसे कि हमने लाइन से पढ़ी, सिंध कंकर हुआ, बैटल ऑफ मैसूर, बैटल ऑफ बक्सर, जितनी भी इनकी फतूहात थी, उन्होंने हिंदुस्तान के जो लोग थे उनके दिलों में इनके लिए नफ़रतें पैदा करती, जिसकी वजह से उन्हें जब सब नज़र आया कि एक उम्मीद की किरण नज़र आई ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान से बाहर निकाल फेंकने के लिए, तो उन्होंने एंटी ब्रिटिश फोर्सेस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब अगर हम थर्ड कॉज की बात करें तो वो सोशल कॉज है। उन्होंने इधर सब कॉन्टिनेंट में इंग्लिश स्कूल्स खोले और इंग्लिश को पर्शियन की जगह 1835 में ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जो कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं थी, उससे फेमिलियर नहीं थे। तो पर्शियन को जब हटाया गया तो उन्होंने एक एलियन एक्ट समझा और लॉर्ड मक्केले ने एजुकेशन पॉलिसी दी 1835 में, जो कि यहाँ की लोकल एजुकेशन से रिलेट नहीं करती थी। और लॉर्ड मक्केले ने यहाँ तक के आर्ग्यू किया कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ यूरोपियन लाइब्रेरी इज़ बेटर देन ऑल बुक्स रिटन इन सब कॉन्टिनेंट, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में नफ़रतें और ज़्यादा बढ़ती गईं। अब अगर हम नंबर 4 पर बात करें तो नंबर 4 पर आता है रिलीजियस कॉजेज़। तो सबसे पहला हमारे पास आ जाता है रिलीजियस में, जो अफ़गान इन्वेजन हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, तो इसने एक बहुत ज़्यादा रिफ्ट क्रिएट किया था हिंदू सोल्जर्स में। क्योंकि जब अफ़गान इन्वेजन करी तो उन्हें ऑर्डर दिया गया 1839 में कि वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हों। तो इस पर कुछ हिंदू सोल्जर्स ने दाखिल होने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हिंदू ट्रेडिशंस के मुताबिक अगर वो रिवर इंडस को क्रॉस करेंगे तो वो दे विल लॉस देयर रिलीजन, तो वो अपना जो मज़हब है उसे छोड़ देंगे। तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आपस में तफरका पैदा हो गया था हिंदू सोल्जर्स में। अगर हम दूसरा बात करें तो मिशनरी एक्टिविटीज़ वर ऑर्डर्ड बाय ब्रिटिश रूलर्स। तो ब्रिटिश रूलर्स जो थे उस टाइम पे उन्होंने क्रिश्चियनिटी की जो उनकी थी, उनका जो मज़हब था, उसकी मिशनरीज भेजना शुरू कर दी, जिसको हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स दोनों ने अनवेलकम्ड किया। अगर हम थर्ड बात करें तो एक राइफ़ल इंट्रोड्यूस करवाई गई, अल्फ्रेड राइफ़ल। तो उसकी जो कार्ट्रिज थी वो पेपर की बनी हुई थी और वो कवर थी एनिमल फैट से। तो वो एनिमल फैट से जो कवर की गई थी उसमें पिग और काव का, जो क्या कहते हैं, गाय और सूअर का गोश्त शामिल किया गया उस कार्ट्रिज के पेपर में। तो वो जो पेपर था, उस कार्ट्रिज को लोड करने के लिए, उस गन को लोड करने के लिए उस पेपर को मुंह से खींचना ज़रूरी था। तो मुंह से खींचने के लिए अगर हम हिंदू की बात करें तो हिंदू गाय के गोश्त को मुंह में नहीं ले सकते, उनके लिए वो एक जो है क्या कहते हैं सैक्रेड चीज़ है। अगर हम फिर पिग की गोश्त की बात करें, वो मुसलमानों पर हराम है, मुसलमान उसे मुँह में नहीं ले सकते। इसकी वजह से यहाँ पर भी जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा क्या कहते हैं मुस्लिम्स और हिंदूज़ ने अगेंस्ट जो क्या कहते हैं इसके आवाज़ उठाई, जिस पर ब्रिटिशर्स ने शुरू में तो इतना ज़्यादा कोई रवैया इख्तियार नहीं किया है, कहा कि जो क्या कहते हैं दूसरा कोई एनिमल का फैट यूज़ किया जाए, लेकिन बाद में उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी और ये लाजमी करार दिया कि आप लोग ये गन्स यूज़ करें और जिस तरीके से दी गई हैं उसी तरीके से यूज़ करें, जिसकी वजह से मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ जो थे उनके सेंटीमेंट्स को जो क्या कहते हैं इफ़ेक्ट किया ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी ने, जिसकी वजह से जो ताल्लुकात थे और ज़्यादा ख़राब होते गए। अब अगर हम नंबर 4 की बात करें तो बैन कर दी गई सती। सती बेसिकली एक जो है क्या कहते हैं रिलीजियस सेरेमनी है हिंदूज़ की, कि अगर किसी का हस्बैंड का इंतकाल हो जाता है तो विडो को भी हस्बैंड के साथ जला दिया जाएगा। ये सती की रस्म कुछ हिंदूज़ कम्युनिटी में थी, तो इसको बैन कर दिया गया। ये सही थी नहीं थी जो भी मामला है, लेकिन हिंदू कम्युनिटी की तरफ से इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया और ये कबूल नहीं किया गया कि जो हमारी ये रस्म है इसको ब्रिटिशर्स बैन कर रहे हैं। तो ये वजूहात थी जिनकी वजह से
वार ऑफ इंडिपेंडेंस का मुसलमानों और हिंदू दोनों के लिए लड़ना नागुज़ीर हो गया था। तो जब मेरठ में कुछ सोल्जर्स ने वार इनिशिएट की तो पूरे सब कॉन्टिनेंट से मुसलमानों ने और हिंदुओं ने अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई और जिस हद तक पॉसिबल था लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत सी ऐसी वजूहात बनी जिनकी वजह से ये वार कामयाब नहीं हो सकी। वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, रीजंस क्या थे वो कि वार कामयाब ना हो सकी। अगर हम रीजंस की बात करते हैं तो बेसिकली वार ऑफ इंडिपेंडेंस कोई पहली दफ़ा राइज अप नहीं था मुस्लिम्स और हिंदूज़ का ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ आज़ादी के लिए। सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, हैदर अली, टीपू सुल्तान, राजा रणजीत सिंह, इन सब ने भी हथियार उठाए थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, लेकिन वो सब नाकाम हो गए थे। और 1857 में आखिरकार सबसे बड़ा राइज अप हुआ और ये कलेक्टिव था, इंडिविजुअल का नहीं था, किसी एक रूलर का, बल्कि जितने भी रूलर्स लोकल्स मौजूद थे सब ने मिलकर ये जंग लड़ी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि उस टाइम पे हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन सबसे ज़्यादा थी, तब भी वो कुछ चंद हज़ार अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कामयाब ना हो सके। तो उसकी वजूहात डिटेल्ड हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। तो अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं, ये वार स्टार्ट ही कुछ सोल्जर्स से हुई थी जिन्होंने कार्ट्रेज का यूज़ करने से मना कर दिया था। जब वार इनिशिएट हुई तो अलग अलग जगहों से लोगों ने हमले करना शुरू कर दिए और वार में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, लेकिन कोई सेंट्रल लीडरशिप मौजूद नहीं थी जो उन्हें लीड कर पाती। बहादुर शाह जफ़र ने सोल्जर्स का और जितने भी आर्मीज़ थी उनके ऊपर हाथ तो रखा, उनको सपोर्ट तो किया, लेकिन ख़ुद फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं हो सका क्योंकि उस टाइम पे उसकी हालत नहीं थी कि वो खुद वार में हिस्सा ले सके। जबकि अगर हम इन अपोजिशन देखते हैं तो ब्रिटिशर्स के पास प्रॉपर वेल ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर्ड आर्मी थी। जब जाहिर सी बात है एक तरफ स्ट्रक्चर्ड एंड वेल प्रॉपर आर्मी होगी, वेल ट्रेंड सोल्जर्स होंगे, और दूसरी तरफ कोई किसान है, कोई किसका क्या पेशा है, वो आर्मी नहीं थी एक स्ट्रक्चर। जब आर्मी नहीं होगी तो यकीनन लड़ने लड़ाने में भी फ़र्क होगा। अब अगर हम दूसरे रीज़न की तरफ जाते हैं तो लैक ऑफ वेपन्स, हथियारों की कमी। जो रेबिलियंस थे उनके पास हथियार नहीं थे, हथियार थे भी तो चंद हथियार मौजूद थे, मॉडर्न वेपन्स मौजूद थे जो कि ब्रिटिशर्स के ही दिए हुए थे। जबकि ब्रिटिशर्स के पास अपनी ज़ाती फैक्ट्रीज मौजूद थी सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ से उन्हें न्यू मॉडर्न इक्विपमेंट्स मिल रही थी वार में लड़ने के लिए। जबकि रेबिलियंस ज़्यादातर सॉर्ड, एरोस या फिर बोज यूज़ कर रहे थे जंग में। तो जाहिर सी बात है अगर हम देखें जनरली जब एक तरफ कैनन्स एंड गन्स यूज़ हो रही हों एंड दूसरी तरफ बोज, एरोस एंड तलवारें यूज़ हो रही हों तो रिज़ल्ट हमारे सामने ही होगा। अगर हम थर्ड रीज़न की तरफ आ जाते हैं तो लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो बेसिकली ये जो जंग थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट से सपोर्ट नहीं थी। मतलब हिंदू और मुसलमान तमाम बर्रे सगीर के इस जंग में शरीक नहीं थे, सब ने हिस्सा नहीं लिया। जैसे कि पंजाबीज एंड गोरखास जो थे मेन फाइटिंग ट्राइब्स थे, सबसे ज़्यादा फाइटिंग ट्राइब्स थे, वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। और तीन बड़ी प्रेसिडेंसीज कलकत्ता, मद्रास एंड बम्बे रिमेन लॉयल टू ब्रिटिशर्स, वो अंग्रेज़ों की वफादार रहीं। और ये जो जंग अजीम थी वार ऑफ इंडिपेंडेंस सिर्फ सेंट्रल इंडिया में, सेंट्रल सब कॉन्टिनेंट में चल रही थी और बाकी इलाकों में खामोशी इख्तियार की गई। अब अगर हम फोर एंड लास्ट रीज़न की तरफ आते हैं तो लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो मुसलमान और हिंदू लड़ रहे थे वो एक नेशनल पर्पस के लिए नहीं लड़ रहे थे कि हम क्या कहते हैं जो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा कर एक स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं, बल्कि वो पर्सनल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। जैसे कि मुगल्स अपनी पावर को दोबारा क्रिएट करने के लिए लड़ रहे थे। अगर हम देखें कि तमाम जितने भी हमारे यहाँ पर हीरोज़ नज़र आते हैं इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में, सब अलग अलग फ्रंटायर्स पर लड़ रहे थे। नाना साहिब कानपुर में, बेगम हजरत महल साहब ओध में लड़ रहे थे, मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में लड़ रही थी। सबकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं थी, एक दूसरे की प्लानिंग की किसी को भी खबर नहीं थी कि कब कौन सा स्टेप कौन सा रूलर ले रहा है। अगर कोऑर्डिनेशन या फिर यूनिटी होती तो सब मिलकर आपस में एक दूसरे के प्लान को फॉलो करते हुए ब्रिटिशर्स को सेट असाइड कर सकते थे।
एट लास्ट अगर हम बात करें कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस का मकसद क्या था, सबसे पहले ये डिस्कस करनी चाहिए बात, लेकिन क्या कहते हैं जो यहाँ पर क्लियर करते हैं, ठीक है। जो मकसद था वार ऑफ इंडिपेंडेंस का वो ये था कि सेंड बैक ब्रिटिशर्स टू इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को जो कि मुसलमानों और हिंदुओं पर मुसल्लत हो गए थे, उनको यहाँ से वापस अपने घर भेजना मकसद था। और दूसरा मकसद था मुग़ल रूल को दोबारा इंस्टॉल किया जा सके, और जो यहाँ पर नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं मुसलमानों के साथ, हिंदुओं के साथ, उसको ख़त्म किया जा सके। एंड फाइनली जब 1857 में मुसलमान और हिंदू ये जंग हार गए तो 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया और क्वीन ने डायरेक्ट यहाँ पर अपनी पावर एक्सरसाइज करना शुरू कर दी और फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया सब कॉन्टिनेंट को। लेकिन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को हम देखें तो एक तरीके से इसके इन फ्यूचर हमें फ़ायदे देखने को मिले। इससे पहले मुसलमान और हिंदुओं को दोनों को कोई राइट प्रोवाइड नहीं किए जाते थे, लेकिन उसके बाद एक क्या कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया जिसके तहत मुस्लिम्स को एंड इंडियंस को डील किया जाता था। एंड फाइनली आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 90 ईयर्स मुसलमानों ने और हिंदुओं ने दोनों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर ली। सो दैट्स ऑल फॉर दैट टॉपिक। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो यू में आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स वगैरह की ज़रूरत हो तो वो भी आप कमेंट में लिख कर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना